जिस मालदीव की इकोनॉमिक इंडिया के टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, उसने इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेज से ये पता चला है कि उसी देश के कुछ लोगों का हाथ इंडिया में हुए वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक 26/11 में भी था। और ये मैं हवा में बिल्कुल नहीं कह रहा, आपको आगे सब पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं 4 जनवरी 2024 के उस तहलका मचा देने वाली दिन की। एक तरफ पीएम मोदी लक्षद्वीप के बीच में आराम से रिलैक्स करते हुए ये पिक्चर शेयर करते हैं और दूसरी तरफ मालदीव में एक धमाका हो जाता है। Big India versus Maldives tourism controversy that has now erupted. Nation and Tourism Chamber has now sought for Maldives boycott. मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर अचानक से हैशटैग बायकॉट मालदीव में ट्रेंड करने लग जाता है। इसके बाद मालदीवियन मिनिस्टर मरियम सिवना भी इसे रीट्वीट करते हुए कहती है, व्हाट ए क्लाउन द पपेट ऑफ इजराइल मिनिस्टर नरेन डाइवर विथ लाइफ जैकेट। एक मालदीवियन का ट्वीट तो वायरल हो गया, जिसने अनफॉर्चुनेटली इंडिया के प्रति बढ़ती एक हेटफुल मानसिकता का सैंपल इंडियन के सामने रख दिया। उसने कहा, इंडिया मालदीव से कंप्लीट कभी नहीं कर सकता क्योंकि इंडियंस के कमरों से बदबू आती है। और आपको सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे एंटी इंडिया वीडियोस, फोटोज और ट्वीट मिल जाएंगे जहां पर मालदीवियन इंडियन का मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि हिस्टोरिकली देखा जाए तो जैसे आपको पता होगा, मालदीव हमेशा से भारत का समर्थक रहा है। सो आखिर इस एक पिक्चर में ऐसी क्या बात थी जिसने पूरे मालदीवियन को हिलाकर रख दिया। और हाँ, यह बायकॉट मालदीव तो आज ट्रेंड कर रहा है, लेकिन क्या आप जानते हो मालदीव में एंटी इंडिया सेंटीमेंट आज से कुछ महीने पहले से ही शुरू हो चुका था। इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, ऐसे नारे मालदीव के हर रास्ते पर लग रहे थे। इस रैली में लोग हमारे पीएम मोदी का मास्क पहने उनका मजाक बना रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी, इस रैली को उनके फॉर्मल प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यामीन लीड कर रहे थे। देखो, मालदीव एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमिक ही भारत के दम पर चल रही है। मतलब उसके जीडीपी का ओवरपिंग 30% तो सिर्फ इंडिया से आता है। जिस देश में इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिज्म भेजता है, मतलब आप ही सोचो, अगर इंडिया ने मालदीव का कंप्लीट बायकॉट कर दिया तो उसकी लगभग आधी पॉपुलेशन पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक ऐसा देश जो भारत पर इतना हेवीली डिपेंडेंट है, वो फिर क्यों भारत के साथ एहसान फरामोशी करके अपने ही पेट पर लात मारने पर तुला हुआ है। इसके पीछे की वजह ना गाइस काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, टेररिज्म। यस, टेररिज्म। ये सब सुनते ही आपको किस देश का नाम याद आता है? मालदीव का नाम तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया होगा, राइट? बट जैसे मैंने कहा, 26/11 मुंबई अटैक में हमारे देश के 20 सोल्जर, 175 सिटीजन और 26 फॉरेनर मारे गए। उस अटैक में मालदीव का एक बहुत बड़ा हाथ था, और ये मैं नहीं बल्कि उनके ही फॉर्मल प्रेसिडेंट नसीद का कहना है। मालदीव में टेररिज्म अगेंस्ट इंडियन राइज पर है। वहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि हर 1500 मालदीवियन सिटीजन में से एक टेररिस्ट बन रहा है। लेकिन आखिर मालदीव ये एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटी का हब कैसे बना? वेल यू नो, इसके पीछे हाथ है 2004 के मालदीव के इतिहास के वन ऑफ द बिगेस्ट सुनामी का, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए कई सारे पाकिस्तानी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने रिहेबिलिटेशन और रिलीफ प्रोग्राम के नाम पर मालदीव्स में एंट्री ली थी। उन्हीं में से एक था इतारा खिदमते खल्क, जो लश्कर तैयबा की एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन फिर कई आम मालदीवियन यूथ को मदरसा में हायर एजुकेशन देने के बहाने से पाकिस्तान ले गई। लेकिन वहां पर पहुंचकर उन बच्चों को इस ऑर्गेनाइजेशन ने रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया और उसके बाद लश्कर तैयबा में भर्ती कर दिया। इनको लश्कर तैयबा ने या तो अफगानिस्तान लड़ने भेजा या फिर उन्हें इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए भेजा। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मालदीव टेररिस्ट एक्टिविटी का एक ब्रांडिंग ग्राउंड बन चुका है। आप इसी से समझ जाओ ना, 26/11 में जो अटैक हुआ था उसमें एक मालदीवियन भी इन्वॉल्व था, और यह बात खुद मालदीव के फॉर्मल प्रेसिडेंट नसीद ने कही है। और 2008 में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अटैक में भी सीपी के हिसाब से एक मालदीवियन नेशनल अली असम शामिल था। और अप्रैल 2020 में तो मालदीवियन का राइज इन टेररिज्म को देखकर आईएसआईएस ने एक ओपन लेटर पब्लिक किया था, जिसमें उन्होंने मालदीव को इंकरेज करते हुए कहा, इंडिया के अगेंस्ट ये टेररिज्म कंटिन्यू रखो। अब इस टेररिज्म पर वर्क करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव के साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म जरूर बनाया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे हमारी रिसर्च में बस यही गवर्नमेंट का एक एक्शन मिला टेररिज्म को काउंटर करने वाला। अगर आपको कोई और काउंटर टेररिज्म एक्शन पता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, बट मेरे हिसाब से सिर्फ मीटिंग लेकर बात करना टेररिज्म के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। तो इतना सब कुछ होने के
बावजूद भी क्यों इंडियन गवर्नमेंट मालदीवियन टेररिज्म को टॉलरेट कर रही है और उल्टा मालदीव को एड पर एड देते जा रही है। बिल अब और नहीं, अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बस सिर्फ एक पिक्चर पोस्ट की थी और पूरे मालदीव में धमाका हो गया। बट इंडियन गवर्नमेंट ने तो मालदीव को करारा जवाब देने के लिए एक मास्टर प्लान ही बना दिया, जिसमें इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी से लेकर आम नागरिक भी शामिल है। सो वेल, इंडियन गवर्नमेंट का वो मास्टर प्लान आखिर क्या है और कैसे मोदी जी के उस पीक से चोर के दाढ़ी में तिनका साबित हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स कॉम्प्रिहेंड। सो पिछले कुछ महीनों से, इनफैक्ट जब से मोहम्मद मुइज़ू मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तब से मालदीव में एंटी इंडिया एक्टिविटी काफी बढ़ गया है। यहाँ तक कि 17 नवंबर 2023 को मालदीव्स ने इंडियन ओशन कंट्रीज के NSA टॉक, जिसमें सारे कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आते हैं और इसे मालदीव हमेशा से अटेम्प्ट करता था, इस बार उसने टॉक में पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही हर साल इंडियन ओशन की स्ट्रेटजी और रिकॉर्ड रखने वाली हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन एग्रीमेंट को रिन्यू किया। और आज इनका यही एंटी इंडिया स्टैंड एक स्टेप आगे निकल चुका है। कैसे? तो जरा रूलिंग पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर अब्बास का यह ट्वीट देखो। अब्बास सीधे सीधे मालदीव में स्थित इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने के लिए मालदीवियन को भड़का रहा है। लेकिन हम सब ये जानते हैं मालदीव का ये करेंट एंटी इंडिया स्टैंड सिर्फ और सिर्फ चाइना को अपीज करने के लिए है और कैसे चाइना छोटे देशों को हेवी लोन बांटकर बाद में उसे एक डेथ ट्रैप में फंसाकर अपना गुलाम बना लेता है। लेकिन डू यू नो, चाइना अपनी इसी डेथ ट्रैप स्ट्रेटजी को इंडिया के अगेंस्ट यूज कर रहा है। चाइना लिटरली इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके इंडिया के आजू बाजू अपने मिलिट्री बेसेस खड़े कर रहा है, जिसे इनफेमसली द स्टिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी कहा जाता है। और इससे इंडिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि चाइना लिटरली इंडिया के बॉर्डर तक आ चुका है और इस वजह से इंडिया ने चाइना के स्ट्रेटजी को काउंटर करने के लिए अपनी एक काउंटर स्ट्रेटजी बनाई है, कॉल द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के तहत हमने चाइना को घेर लिया है और चाइना के बॉर्डर पर अपनी सेना को खड़ा कर दिया है। अब देखो, एक्चुअली में देखा जाए ना तो पीएम मोदी का पिक तो बस एक बहाना था, मुइज़ू सरकार का निशाना कोई और ही था। रुको 5 मिनट पूरा मामला समझाता हूँ। देखो, अभी फिलहाल मालदीव में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रो चाइना सेंटीमेंट चल रहा है। लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि मालदीव हैज ऑलवेज हिस्टोरिकली बीन प्रो इंडिया। सो ये हुआ कुछ ऐसे, मोहम्मद मुइज़ू सबसे पहले अपने एंटी इंडिया कैंपेन के दम पर 17 नवंबर 2023 को मालदीव के 8वें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। लेकिन इंटरेस्टिंगली 17 नवंबर 2023 को प्रेसिडेंट के शपथ लेते ही उन्होंने अपने मेंटोर अब्दुल्ला यामीन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल यामीन वही इंसान है जो मालदीव में चल रहे एंटी इंडिया एक्शन का एक्चुअल मास्टरमाइंड है। अब यामीन खुद मालदीव के सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बट उनके ऊपर करप्शन चार्जेस होने की वजह से वो खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे और इसीलिए इलेक्शन खुद लड़ने के बजाय उन्होंने इलेक्शन रैली के थ्रू मुइज़ू के लिए पब्लिक सपोर्ट बटोरना शुरू कर दिया। बट इलेक्शन जीतने के बाद मुइज़ू ने यामीन के प्रोग्रेसिव पार्टी पर ही कब्जा कर लिया। इसी को देखते हुए यामीन ने मुइज़ू के प्रेसिडेंट बनने के ठीक 12 दिन बाद 29 नवंबर 2023 को अपने नई पार्टी पीपल्स नेशनल फ्रंट ही खोल दी और साल 2024 में होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में जुट गए। एंड यामीन के नए पार्टी पीपल्स नेशनल फ्रंट के खुलने के बाद एक एंटी इंडिया और प्रो चाइना पार्टी मार्केट में आ गई, जिससे मोहम्मद मुइज़ू के लिए कंपटीशन बढ़ गया और इससे आने वाले इलेक्शन में उनके वोट बढ़ सकते थे। और इसीलिए मुइज़ू ने मैं ज्यादा एंटी इंडिया और प्रो चाइना हूँ ये प्रूव करने के लिए हमारे पीएम मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अभी भी मुइज़ू चाइना के टूर पर है, जहाँ वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट रस मिल प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने के लिए चाइना गया है। दिस प्रोजेक्ट इज सपोर्ट टू बी इवन बिगर देन ग्रेटर मिल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो इनके प्रीवियस प्रो इंडिया प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ मिलकर साइन किया था। तो अब इससे मामला समझ जाओ क्या चल रहा है। वेल ऑफ कोर्स हम इंडियन ये सब सहकर थोड़ी न रहने वाले हैं। अब फाइनली इंडिया ने टेबल टर्न कर दिया है। दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। जैसे मैंने बताया, पीएम मोदी के इस रिलैक्सिंग काम लक्षद्वीप वीडियो देखकर वहां से 120 किलोमीटर दूर मौजूद मालदीव में आग लग गई, वो भी बिना मालदीव के बारे में एक शब्द बोले। बात कुछ ऐसी है, 3 जनवरी 2023 को पीएम मोदी लक्षद्वीप में थे। वहां पर उन्होंने 1200 करोड़ के कई इनिशियल सर्विसेज की फाउंडेशन रखी और इंटरेस्टिंगली उनके सारे स्पीच का फोकस भी लक्षद्वीप का डेवलपमेंट ही था। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है
कि उन्होंने उन स्पीच में कहीं भी मालदीव का नाम नहीं लिया, बट मालदीव के मिनिस्टर को बड़ी मिर्ची लगने लगी। उन्होंने इंडियन पीएम और इंडिया पर अनप्रोवोक्ड अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मालदीव मिनिस्टर अब्दुल्ला ने यहाँ तक यह भी कह दिया कि पीएम मोदी का लक्षद्वीप विजिट दरअसल इंडिया की एक चाल है, जिससे वो मालदीव को अंडरमाइन करना चाहता है। सो अब क्या इसका मतलब भारत के प्रधानमंत्री को भारत के टेरिटरी में जाने के लिए मालदीव की परमिशन लेनी पड़ेगी? बट फिर क्या था, मालदीव लीडर के इस खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले स्टेटमेंट के बाद इंडियंस ने मालदीव के अगेंस्ट एक सोशल मीडिया मूवमेंट #बायकॉट मालदीव स्टार्ट कर दिया। इस मूवमेंट में कॉमन सिटीजन, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर सभी शामिल हो गए, जो सोशल मीडिया पर एक सुनामी ही ला दी। मिंट के रिपोर्ट के अनुसार इंडियंस ने सिर्फ लास्ट वीक में मालदीव के लिए 8000 होटल और 2500 फ्लाइट बुकिंग ही कैंसिल करा दी। और राजीव मेहरा, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि इस बायकॉट का डोमिनो इम्पैक्ट मालदीव पर ज्यादा लेट नहीं बल्कि अभी आने वाले 20 से 25 दिनों में ही दिखने लगेगा, जिससे उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन इस सब के दौरान यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या लक्षद्वीप एक्चुअली में इतने सारे एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकता है? वेल, इसके ट्रू पोटेंशियल को समझने के लिए हमें लक्षद्वीप के आइलैंड को समझना होगा। लक्षद्वीप के पास टूरिस्ट को ऑफर करने के लिए 3 यूनिक क्वालिटी है, जिसमें पहला है ब्यूटीफुल बीचेस। क्या आप जानते हो यहाँ के बीचेस को वर्ल्ड क्लीनेस्ट बीचेस का क्राउन मिला हुआ है? दरअसल आइलैंड के 2 बीचेस मिनी कोई ठंडी बीच और कदमती बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है, और ब्लू फ्लैग बीचेस को दुनिया की क्लीनेस्ट बीचेस में कंसीडर किया जाता है, यानी कि दुनिया के 2 वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट बीचेस लक्षद्वीप में मौजूद है। दूसरी यूनिकनेस है मरीन बायोडाइवर्सिटी। द मीडियम न्यूज़पेपर के अनुसार अगर आइलैंड के मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रॉपर्ली प्रमोट किया जाए तो यह वर्ल्ड डाइविंग डेस्टिनेशन बन सकता है, यानी कि इस डाइवर्सिटी को देखने के लिए दुनिया के डाइवर्स भागे भागे लक्षद्वीप चले आएंगे। तीसरी यूनिकनेस है यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन कल्चर। टूरिस्ट फैन के लिए भी लक्षद्वीप कुछ न कुछ यूनिक ऑफर करता है, यानी कि लक्षद्वीप हर टाइप के टूरिस्ट के लिए कुछ न कुछ ऑफर करने का पोटेंशियल रखता है, और शायद बहुत ही जल्द हमारे आइलैंड इंडियंस और इंटरनेशनल टूरिस्ट से फ्लड होने वाला है, क्योंकि पिछले 20 सालों में गूगल पर लक्षद्वीप को उतनी बार नहीं सर्च किया गया है जितना इसे लास्ट वीक में किया गया है। कि पिछले 20 सालों में लक्षद्वीप को गूगल पर इतना नहीं सर्च किया गया था जितना 2 जनवरी के बाद किया गया। इसका मतलब है लक्षद्वीप कई इंडियन के बकेट लिस्ट में आ चुका है, और ऐसा होना भी चाहिए। जैसे कई इंडियन सेलिब्रिटी ने बायकॉट के एक स्टेप आगे जाकर मालदीव को हमारे इंडियन सब्स्टिट्यूट लक्षद्वीप से रिप्लेस करने का रिक्वेस्ट किया। सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, श्रद्धा कपूर, ये सब #इंडियन आइलैंड के साथ लक्षद्वीप के फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखे, इंडिया में इतनी ब्यूटी है, यह कितनी प्राउड की बात है, और हमें इस ब्यूटीफुल प्लेसेस को विजिट करना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह हमें भी ज्यादा से ज्यादा लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर फोकस करना चाहिए। एंड आई ट्रूली थिंक जो पोटेंशियल और नेशनलिज्म हम इंडियंस ने इस वक्त पर दिखाया है, दैट इज रियली कंडेम्नेबल। आई डोंट नो अबाउट यू, बट पर्सनली मैंने ऐसा माहौल इंडिया में पहले कभी नहीं देखा, और ये देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। हम इंडियंस को हमेशा हमारे देश को आगे रखकर डिसीजन लेना चाहिए, और एग्जैक्टली यही चीजें इंडिया लेवल पर हो रही है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखना। और नेशनलिज्म की बात है तो एक और बात आप जान लो, इंडियन नोट अलाउ, ऐसे बैनर सोल के ऑलमोस्ट हर एक क्लब के बाहर लगे हुए हैं। इस्लाम एंड हिंदू आउट, ऐसे बैनर स्पेसिफिकली कोरिया की सिटी में काफी कॉमन है। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। साउथ कोरिया में हम इंडियंस को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम इंडियंस सो कॉल्ड अनटचेबल हो। इस बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करके देखो, यहाँ पर मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। और गाइस, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अनस्टॉप फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। एज ऑलवेज गाइड, डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।